नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 10th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे इससे पहले हमने पूरी तरह से न्यूट्रिशन को ख़त्म किया था। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये भी काफ़ी अहम टॉपिक है, क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो इसमें बेटा जी जो एक एक कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है कि एक्चुअली रेस्पिरेशन होता क्या है, फिर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ में एक्सपेरिमेंट्स जो कराए हुए हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स मैं बताऊंगा और आपको समझाऊंगा एक्टिविटी जो होगी, क्योंकि क्वेश्चंस एक्टिविटी से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम रेस्पिरेशन को अलग अलग ढंग में देखेंगे कि एरोबिक कैसे होता है, एन एरोबिक कैसे होता है, मसल्स में एन एरोबिक फर्मेंटेशन कैसे यानी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कैसे हो जाता है, फिर जो ब्रीथिंग का रेट है फिशेस में हाइयर क्यों होता है, और फिर आपका ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये लास्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज एक मजेदार टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ठीक है जी, लेकिन रेस्पिरेशन से पहले हमें एक टर्म जानने की जरूरत है दैट इज कॉल्ड एज द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, फिर हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी समझानी है, इसलिए मैं आपको पहले ब्रीदिंग समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो इनहेल करता है ऑक्सीजन, यानी अंदर लेता है ऑक्सीजन, सांस अभी लेते हैं ना अंदर ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी प्रोसेस को जहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल करेगा ऑक्सीजन और एक्सहेल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इस सिंपल प्रोसेस को बोला जाता है बेटा जी ब्रीदिंग। यानी हम बाहर क्या निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर क्या ले जाएंगे ऑक्सीजन। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है ब्रीदिंग, ये जानना जरूरी है। सो इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन गैस इज इनहेल्ड। इनहेल्ड का मतलब जैसे ये हमारा नोज है, मान लीजिए, ये हमारा नोज है जिसको हम लोग नोस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, यहां से अंदर जाता है क्या बेटा जी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को इनहेल करना और बाहर आता है बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी, क्योंकि मैं भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं ऑब्वियसली, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल करेगा ऑक्सीजन, एक्सहेल कर रहा है बाहर निकाल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। इस सिंपल प्रोसेस को ब्रीदिंग बोला जाता है। और अनदर टर्म्स में हम बोल सकते हैं इट इज जनरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए एटमॉस्फेयर में क्या था, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन अंदर गया बॉडी में, फिर अंदर यूटिलाइज हुआ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया बेटा, ये आ गया आपके एटमॉस्फेयर में। तो सिंपली एक्सचेंज हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन और ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन। बेटा ये अंदर जा रहा है, कुछ चीजें अंदर जा रही है, कहाँ जा रही है बॉडी में, कुछ चीजें कहाँ आ रही है बाहर एटमॉस्फेयर में। तो ये सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बिटवीन बॉडी पार्ट लिविंग बॉडी के अंदर में एंड एटमॉस्फेयर के बीच में। सो कई कई बुक में आपको लिखा होगा सिंपली वी कैन से दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड इन्वायरमेंट कॉल्ड एज ब्रीदिंग। दोनों चीजें सही हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप इतना अभी ये आपके दिमाग में नोट करना होगा। देखिए वैसे आपको मालूम है कि हम लेते क्या हैं ऑक्सीजन, बाहर क्या निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इतना आप गांठ बांध लीजिए। बस उसके बाद एक्सपेरिमेंट मैं कराऊंगा जो आपके दे रखे हैं, पहले इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए ये जो एक्टिविटी 6.4 दे रखी है आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 101 पे, ये सारा डायग्राम आपके दे रखा है एनसीईआरटी के पेज नंबर 101 पे। देखिए कहता क्या है, दो कंडीशन दे रखी है। यहाँ पे भी ये जो ए दिख रहा है आपको, ए टेस्ट ट्यूब है, ये बी वाली टेस्ट ट्यूब है। दोनों जगह पे यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। क्या लिया गया है
लाइम वाटर या उसी को अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर ए में भी रखा है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों टेस्ट ट्यूब में ले रखा है। ठीक है जी, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और जनरली ये जो लाइम वाटर होता है ये कलरलेस होता है। क्या होता है बेटा जी? कलरलेस होगा, जो यहाँ पे चीजें मैंने लिख रखी हैं। अब देखिए एक जगह पे यहाँ पे आपको पिचकारी दिख रही होगी, वो बलम वाली पिचकारी नहीं है, ये वही पिचकारी है। तो यहाँ होली नहीं खेलनी है। इस पिचकारी में आपको क्या करना है? हवा भरनी है और फिर देखो जब आप उसको पीछे की तरफ खींचोगे तो उसमें हवा भर जाएगी। उस हवा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होगा, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की आप हवा ले रहे हो। एटमॉस्फेयर में क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो जैसे ही आपने पीछे की तरफ खींचा तो एटमॉस्फेरिक एयर उसके अंदर में भर गई। उसके बाद यहाँ पे आप उसको अंदर की तरफ दबाएंगे तो हवा बाहर निकलेगी। हवा बाहर निकलेगी का मतलब क्या होगा? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा ना जी। तो देखिए पिचकारी में हमने हवा भरी, उसके बाद इससे प्रेस किया तो ये एक रबर ट्यूब लगा दी जहां से हवा बाहर ना जाए, इस टेस्ट ट्यूब में आए। तो बेसिकली उस हवा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है और रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है, ठीक है, कलरलेस है। जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा जो कि आपके पिचकारी से आ रहा है, चूंकि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है कौन सा? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है। ये रिएक्ट करेगा और रिएक्शन की वजह से बन जाएगा बेटा जी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। और धीरे धीरे जो कलरलेस वाटर था ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा? मिल्की व्हाइट कलर का एक कंपाउंड बन जाएगा आपके यहाँ पे। कैसा बेटा? मिल्की व्हाइट। जैसे कॉम्बिनेशन होगा तो क्या हो जाएगा? मिल्की व्हाइट। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? मिल्की व्हाइट। क्लियर है? ये पहले में हुआ। दूसरे में देखिए एक ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा शैतान की तरह बन गया है, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है। मैंने अभी इससे पहले बोला कि ह्यूमन बीइंग इनहेल करता है क्या बेटा जी? ऑक्सीजन। एक्सहेल क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक्सहेल किया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए यहाँ नहीं, यही दिखा देता हूं। इसने एक्सहेल किया क्या बेटा जी? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया। इसको एक ट्यूब के माध्यम से जहां आपका लाइम वाटर रखा हुआ है उसके अंदर में ब्लो कराया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ लाइम वाटर, दोनों का फिर से रिएक्शन हुआ। क्या बना बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा आपका मिल्की व्हाइट, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है आपके वाटर में। तो यहाँ पे भी मिल्की व्हाइट हो गया, यहाँ पे भी मिल्की व्हाइट हो गया। लेकिन बेटा जी डिफरेंस क्या है समझिएगा। ये जो यहाँ जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाला है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड डाला है वो हमारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज हमारा एक्सहेल में होता है वो हम डालते हैं। तो इन दोनों में से किसमें कम टाइम लगेगा? ध्यान से सुनिए, यहाँ पे भी मिल्की व्हाइट, यहाँ पे भी इन दोनों में से किस रिएक्शन में जो ये लाइम वाटर है जल्दी जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट को में कन्वर्ट हो जाएगा, या कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, या मिल्की व्हाइट हो जाएगा? इसमें होगा या इसमें होगा? इसका जवाब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा CaOH ट्वाइस के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा। यहाँ भी बना लेगा। लेकिन हमें ये पता लगना है कि भैया फ्रीक्वेंटली किस में होगा, जल्दी किस में होगा, रिएक्शन फास्ट किस में होगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, पहले इसको नोट डाउन करेंगे। जनरली अब आप लोगों को एक पॉइंट पे बड़ा ही कंसंट्रेशन करना होगा, ध्यान से देखना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया है जो गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं उनका बेसिक परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए अगर मैं बोलूं, मैं या आप या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? ऑक्सीजन
कहां से लेगा? बेसिकली वो ऑक्सीजन लेगा कहां से जी? एटमॉस्फेयर से ही तो लेगा, है कि नहीं है भैया? मैं भी ऑक्सीजन कहां से लेता हूं? घर का थोड़ी ना, एटमॉस्फेयर में मुझे फ्रीली अवेलेबल है, मैं एटमॉस्फेयर वाला ऑक्सीजन लेता हूं। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो लूंगा, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होगा वो लूंगा, है कि नहीं? यानी जब मैं इनहेल करूंगा, गैसेस को इनहेल करता हूं, तो वो सारी गैसेस जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वही सारी गैसेस मेरे अंदर जाएंगी। तो देखते हैं एटमॉस्फेयर में, यहां मैं लिख दिया परसेंटेज ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर में 78% मौजूद होता है नाइट्रोजन, 21% होता है ऑक्सीजन, और अलग अलग बुक में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। पहले जो था 0.03% था, लेकिन अब ये बढ़ गया है 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है आपके एटमॉस्फेयर में। तो अगर मैं बोलूं मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं, तो कहां से ले रहा हूं? इनहेल कर रहा हूं। तो जब आप इनहेल करोगे तो ये सारी गैसेस जाती हैं, ऑक्सीजन भी जाएगा, नाइट्रोजन भी जाएगा, और 0.04% में कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा जब आप इनहेल करेंगे। देखिए नाइट्रोजन एक इनर्ट गैसेस है, तो ना ही वो जनरली हमारे किसी भी ऑर्गन के साथ में इंटरेक्ट करती है, ना ही कुछ, जितना जाएगा उतना ही वो बाहर निकल आएगा जब आप एक्सहेल करेंगे। तो 78% के 78% निकल आती है, बाहर आ जाती है, ठीक है जी। तो जब हम इनहेल करेंगे तो यही सारी चीजें अंदर लेंगे, कितना? 78% नाइट्रोजन हमारी बॉडी में कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ना रिएक्ट होगा, ना रेस्पिरेशन, ना उसकी ब्रीथिंग होगी, खत्म। जो जैसा जाएगा वैसा ही बाहर निकल आएगा। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉडी में जाता है ना, सेल्स उसको यूटिलाइज करती हैं कि नहीं करती हैं? तो सेल्स उसको यूटिलाइज कर लेंगी, परसेंटेज कम होगा कि नहीं? देखिएगा कम होगा। और जब ये 0.04% गया है कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे जब जब जितनी सेल्स है यूटिलाइज करेंगी आपका ऑक्सीजन, प्रोड्यूस करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ के आता है जब एक्सेल करते हैं। तो देखिए ये एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ह्यूमन बीइंग जब सांस लेगा बेटा, तो यही सारी चीजें तो लेगा। ह्यूमन बीइंग जब इनहेल करेगा तो इतना ही होगा, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग एक्सहेल करेगा, बाहर निकालेगा, तो देखिए अंदर ऑक्सीजन लिया था कितना? 21%। ध्यान रखिएगा अंदर कितना लिया है? 21%। जब ये अंदर जाता है तो सेल्स इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है कि नहीं जी? करती हैं। तो जब एक्सहेल में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर आएगा वो आता है बेटा कितना जी? 16.4%। कितना आएगा? 16.4% घट गया। फिर देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 78%। मैंने बोला कि इनर्ट है, ना एब्जॉर्ब होगा, ना रिस्पायर होगा, ना ब्रीथिंग होगी, जैसा कहते ऐसा वापस आ जाएगा। 78% नाइट्रोजन था, यहाँ भी एक्सहेल जब आप बाहर करोगे तो भी 78% नाइट्रोजन मिल गया। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड देखोगे, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड था कितना था? 0.04%। और जब आप एक्सहेल करते हो, मुंह से बाहर निकालोगे, एक्सहेल करोगे, तो बेटा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो होगा वो हो जाता है 4.4%। कितना ज्यादा हो गया जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सपायर कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, ठीक है जी। अगर मैं बोलूं कि मैं एक पिचकारी में एयर को खींच रहा हूं, तो एयर जो कर रहे हो तो एटमॉस्फेयर वाला ही ले रहे हो ना। तो एटमॉस्फेयर का जब तुम एयर पिचकारी में डालोगे, यही वाला आएगा। पिचकारी में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 0.02%। तो यहां पे कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04% है। सॉरी 2 बोल दिया गलती से, कितना है? 0.04%, क्योंकि हमने खींचा है कहां से? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है कितना? इतना। तो पिचकारी में कितना लिख दिया? 0.04%। अब जो मैं एक्सहेल कर रहा हूं, यहां पे मैंने क्या दिखाया? जो मैं निकाल रहा हूं, तो एक्सहेल कर रहा हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है बताइए? 4.4%। तो यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सहेल कर रहे हो, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जो आपके इस लाइम वाटर में जा रहा है, इसका परसेंटेज कितना है? 4.4%। इन दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है? तो कहोगे सर
एक्सहेल वाले में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या है, काफी ज्यादा है। तो बेटा जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा, वो जल्दी मिल्की बना देगा। यानी जैसे ही हम एक्सेल करते, जैसे ही आप एक्सेल करोगे तुरंत का तुरंत ये लाइम वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में। फ्रीक्वेंटली क्या हो जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंटली हो जाएगा, बहुत जल्दी से होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन काफी कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3 में कन्वर्ट होगा बेटा जी स्लोली। क्या होगा बेटा जी, स्लोली। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ये वाला दिखे, ये वाला, अगर आपका कोई भी ह्यूमन बींग है, अगर वो कोई भी एक ट्यूब से जनरली कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है इनटू द लाइम सॉल्यूशन में, यानी कि CaOH ट्वाइस में, तो जल्दी ही कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और मिल्की आपका वहां पे मिल्की व्हाइट कलर का अपीयरेंस देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। लेकिन चूंकि यहाँ पे परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का है कितना, हम एटमॉस्फेयर वाला ले रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में कितना है, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर वाला है, जो जो कंसंट्रेशन है, ये कौन लेता है, ह्यूमन बीइंग इनहेल करेगा, और जो एयर प्रेजेंट है पिचकारी, उसके अंदर में भी यही कंसंट्रेशन होगा। लेकिन जो एक्सहेल करोगे वहां ऑक्सीजन 16.5%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%। एक्सहेल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 4.4%। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन काफी कम है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन काफी कम है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जहां कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा, वहां पर रिएक्शन जल्दी, और जहां कम वहां पर रिएक्शन धीरे धीरे। तो यहाँ पे मिल्की व्हाइट क्या होगा, बी वाला फ्रीक्वेंटली कर लेगा, देन दैट ऑफ द ए। नोट डाउन करेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मैंने पूरी तरह से जो एक्सप्लेन किया एक्टिविटी को, यहाँ मैंने लिख दिया है। देखिए, अगर मैं बोलूं ह्यूमन बीइंग इनहेल, सॉरी पिचकारी यहाँ से हटा देता हूं थोड़ा, तो ह्यूमन बीइंग अगर इनहेल करेगा तो कितना परसेंटेज उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, 0.04%। एक्सहेल करेगा तो कितना होगा बेटा जी, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर इंडिविजुअली लिख लूं पिचकारी, भैया पिचकारी के अंदर में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन सा है, एटमॉस्फेयर वाला है ना, तो एटमॉस्फेयर में परसेंटेज कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो पिचकारी में भी 0.04% क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मैंने चीजें बोली कि भैया यहाँ पे परसेंटेज 4.4 है, तो ये जल्दी ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज कर देगा, तो सॉल्यूशन जल्दी मिल्की व्हाइट हो जाएगा, ये लिख दिया। सो यहाँ लिख दिया। बट चलिए यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, तो ये टाइम लेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaCO3 में कन्वर्ट करेगा स्लोली, तो ये टाइम लेगा, तो मिल्की अपीयरेंस कुछ देर बाद आएगा, यही मैंने लिखा। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन थ्रू अ पिचकारी, तो पिचकारी में परसेंटेज है कितना कार्बन डाइऑक्साइड का, 0.0, इट इज 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा, 0.04%। सो इट विल स्लोली कन्वर्ट calcium hydroxide into calcium carbonate, so solution turns milky white slowly, धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर हम लोग नाक से निकालो, एक्सेल करोगे, so but when carbon dioxide is given through nose, basically हम एक्सेल नोज से करते हैं, it is 4.4%। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है यहाँ पे, 4.4%, बहुत ज्यादा है। so it will frequently change calcium hydroxide to कैल्शियम कार्बोनेट, सो सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की व्हाइट, मिल्की व्हाइट फ्रीक्वेंटली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड, जो आपका एक्टिविटी 6.4 दे रखा है। तो यहाँ बेसिकली इंपॉर्टेंस दे रखा है किसका बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस एक्सपेरिमेंट से या एक्टिविटी से आपको बताना चाहता है सीधी सी बात कि बेटा जी, जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो एक्चुअली में बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही वाला रिएक्शन होता है जो हमने अभी पढ़ रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है,
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। और जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ये कौन सा अपीयरेंस देता है, मिल्की व्हाइट अपीयरेंस कलर का दे देता है। सॉल्यूशन को कैसे कन्वर्ट कर देगा, मिल्की व्हाइट। क्लियर है, ये है आपका एक्टिविटी 6.4। अब हम जो नेक्स्ट एक्टिविटी है दैट इज द 6.5 उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको कर लीजिए, वहां वाला नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट एक्टिविटी दे रखी है दैट इज 6.5, वो भी आपका 101 पेज पे ही दे रखी है। यहाँ पे कहता है, वहां पे जब आप एक्टिविटी को पढ़ेंगे कहता है टेक सम फ्रूट जूस। क्या कहता है बेटा, कुछ फ्रूट जूस को ले लीजिए और शुगर सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो मैंने क्या किया, वही ले लिया। ये हमारी एक क्या बेटा जी, सिंपल सी एक हमारी क्या है, टेस्ट ट्यूब है। लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं बोतल लेके चलेगा, उसमें नहीं करेंगे, फट फुट सकता है, तो टेस्ट ट्यूब ही रखते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में लिया, क्या बोला कि पहले हमने क्या लिया, या तो फ्रूट जूस लिया। तो फ्रूट जनरली होते कैसे हैं, मीठे ही तो होते हैं, या फिर शुगर सॉल्यूशन ले लिया। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रहे हैं ना कि आप शुगर ले रहे हो। शुगर ले रहे हो यानी कि क्या ले रहे हो, ग्लूकोज C6H12O6 यानी ग्लूकोज ले रहे हो। तो कह रहा है कि भैया आप कुछ फ्रूट जूस ले लीजिए या फिर कुछ शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए, और इसके अंदर में एक चीज और ऐड कर दीजिए, ईस्ट को ऐड कर दीजिए, कुछ ईस्ट को ऐड कर दीजिए। ईस्ट जो है बेटा जी यूनिसेलुलर फंजाई है। क्या बेटा जी, यानी एक फंगस को ऐड कर दीजिए। कहां ऐड करना है, या तो आप कोई शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए C6H12O6 कोई भी ले लीजिए, या फिर कोई फ्रूट जूस ले लीजिए, और कह रही इसमें ऐड कर दीजिए ईस्ट। किसको ऐड कर दीजिए, ईस्ट को ऐड कर दीजिए। क्लियर है। और इस टेस्ट ट्यूब को ऊपर से ढक दीजिए कॉर्क से। किससे बेटा, कॉर्क से। सिंपली यहाँ पे इसको जाम कर रहे हैं क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन ना आ पाए, बाहर से कोई ऑक्सीजन ना आ पाए, क्योंकि बेटा ईस्ट जो है चीजों को तोड़ता है, फर्मेंट करता है इन एनएरोबिक कंडीशन। किस कंडीशन में, विदाउट ऑक्सीजन वाले कंडीशन में। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया, फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन, किसके साथ मिक्स कर दिया, ईस्ट के साथ में। जब ये दोनों का मिक्सअप होगा बेटा जी, तो ये वाली रिएक्शन होती है जो हम देखते हैं। देखिए लिया क्या है, ग्लूकोज C6H12O6 ले रखा है हमने भाई साहब, C6H12O6 ले रखा है। सबसे पहले इस ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस मतलब होगा ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ये जो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लूकोज टूटेगा, कितने कार्बन का है, C6H12O6 कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। ये टूटता है सिंपल 3 कार्बन के प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड एज पाइरुवेट C3H4O3। और ये रिएक्शन होती है कहां पे, साइटोप्लाज्म में। हम देखेंगे 2 जगह आपका रेस्पिरेशन हो सकता है, साइटोप्लाज्म में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। तो ये रिएक्शन पहले देखिए पाइरुवेट बनाती है। फिर बेटा ये जो पाइरुवेट बनता है ना ईस्ट में, अब यहाँ पे ये जो ईस्ट है एनएरोबिक क्या कराएगी, रेस्पिरेशन कराएगी इसका, पाइरुवेट का। तो लिख लिया इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट क्या करा रही है, रेस्पिरेशन। कौन सा, जहां ऑक्सीजन नहीं है तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिकली ये ईस्ट जो है इस पाइरुवेट को तोड़ देता है 2 कार्बन वाले प्रोडक्ट में। यहाँ कितना कार्बन है, 3 कार्बन। 2 कार्बन प्रोडक्ट में, दैट इज द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड C2H5OH, दैट इज इथेनॉल, एंड सेकेंड दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से रखिएगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए यहाँ पे पूरा रिएक्शन हुआ तो क्या बना, एक आपका बन गया इथेनॉल, एक क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड, क्या बन गया बेटा जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। जहां पे कोई भी फंगस यानी कि इस एक फंगस है, फंगाई है, जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को किसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो यहाँ ईस्ट ने फर्मेंट कर दिया है ग्लूकोज को किसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एंड प्रोडक्ट जो होगा फर्मेंटेशन का, यहां मैं लिख देता हूं एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के अंत में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बेटा जी इथेनॉल, यानी C2H5OH, जो शराब भी कहते हैं इसको, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके फर्मेंटेशन में, जब यहाँ पे ये ईस्ट है जो फंजाई है इसको फर्मेंट करेगी तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड कोआ फॉर्मेशन करेगी। अब ये देखिए, ये जो कॉर्क लगा हुआ है, कॉर्क में एक छोटा सा छेद है जहां से एक डिलीवरी ट्यूब है या बेंट ग्लास ट्यूब है। कैसे बोलेंगे, डिलीवरी ट्यूब या बेंट ग्लास ट्यूब, जो इधर से जो गैसेस प्रोड्यूस होगी। इसमें गैस कौन है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। इस ग्लास ट्यूब से होते 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 कहाँ जाएगी, ये जो सेकेंड वाला हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने रखा हुआ है CaOH ट्वाइस। क्या रखा हुआ है बेटा जी, CaOH ट्वाइस रखा हुआ है। इधर से आया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ रखा हुआ है लाइम वाटर वाला सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो बेटा जब फर्मेंटेशन होगा तो इसके अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और रिएक्ट कर लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जो कहाँ पड़ा हुआ है बताइए, दूसरे वाले ग्लास ट्यूब में। तो किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, ये दोनों मिल जाएंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, वही जो हमने पहले किया था, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा बेटा जी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ भी सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन किस कलर में हो जाएगा, मिल्की व्हाइट कलर का हो जाएगा। यहाँ पे भी सॉल्यूशन आपका मिल्की व्हाइट कलर का हो जाएगा, कुछ अमाउंट में क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है जी, सिंपली इसको एक वैसे लिख देता हूं जैसे होता है। बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है किसके साथ, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, किसके साथ कंबाइन हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आया कहां से, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है फर्मेंटेशन प्रोसेस में। किस प्रोसेस में, सो मैं क्या लिखूंगा, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज is taken through the delivery tube or bend tube into the another glass tube। तो इसमें लूंगा तो रिएक्शन क्या होगी उसको हम लिख लेंगे। पहले इतनी बातें आप लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं इस बात को लिखता हूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है, फर्मेंटेशन ट्यूब से इस नेक्स्ट ट्यूब में आ रहा है। सो लिखिएगा, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस से आ रहा है, फर्मेंटेशन से। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे आ रहा है बेटा, फर्मेंटेशन, फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, ओके, इज टेकन, इसको हम ले जा रहे हैं, किससे ले जा रहे हैं, बेंट ग्लास ट्यूब से, ओके जी, और डिलीवरी ट्यूब से, इज टेकन बाय बेंट ग्लास ट्यूब। किससे ले जा रहे हैं, बेंट ग्लास ट्यूब से ले जा रहे हैं, इनटू अनदर टेस्ट ट्यूब, ये जो टेस्ट ट्यूब भी है इसमें ले जा रहे हैं, अनदर टेस्ट ट्यूब
बी। ओके, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले जा रहे हैं कंटेनिंग, जो दूसरा ट्यूब है उसमें क्या है बेटा, पहले से क्या पड़ा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कंटेनिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ this carbon dioxide will react with calcium hydroxide and forms calcium carbonate, जो क्या बना लेगा, फिर से वही बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, एंड solution becomes मिल्की व्हाइट। फिर से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा। लेकिन बेटा जी यहाँ पे जो समय लगता है, देखिए ये जो फर्मेंटेशन होने में नियर अबाउट 1 घंटा 2 घंटा नहीं लगता है, 1 दिन के आसपास समय लगता है। तो पूरा फर्मेंटेशन होगा तब यहाँ से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकल के यहाँ पे आएगा। तो कितने टाइम में ये मिल्की व्हाइट होगा, लगभग 1 दिन में, क्योंकि फर्मेंटेशन इज अ स्लो प्रोसेस। तो ये फर्मेंटेशन क्या है बेटा, फर्मेंटेशन इज अ स्लो प्रोसेस। ये क्या है बेटा जी, एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। सो यहाँ पे टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा मिल्की व्हाइट होने में, 1 day। So solution takes 1 day to become milky white। कितना देगा, देखिए बेटा थोड़ा देख लेता हूं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, सो सोल्यूशन टेक्स 1 day, पूरा 1 दिन लेगा टू बिकम मिल्की व्हाइट। क्लियर है जी। यहाँ भी वही रिएक्शन हो रखी है जो पिछला, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से आया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, बन क्या गया है, कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ अमाउंट में वाटर। क्लियर है। लेकिन ये जो इसमें कन्वर्ट होगा, अगर ये फर्मेंटेशन वाला है तो इसमें कन्वर्ट होने के लिए कितना लगेगा, 1 day लगेगा, पूरा 1 दिन लग जाएगा ये बनाने में, इन सब का ये फॉर्मेशन करने में। तो ये था, यहाँ भी आपका बता रहा है बेटा जी, एक प्रोसीजर बता रहा है, जहाँ पे फर्मेंटेशन होगा वहां भी क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और कुछ अमाउंट में इथेनॉल भी आ रहा है। तो जब आप इसको हटाओगे यहाँ से, इसको स्मेल करोगे, कुछ शराब जैसी बदबू आएगी। वो बदबू क्यों है, क्योंकि बेटा जी यहाँ पे प्रोडक्ट में बना है, जो ये दोनों क्या बेटा, ये प्रोडक्ट है किसके, फर्मेंटेशन के, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ऑफ फर्मेंटेशन, जो किसकी मदद से हुआ है, ईस्ट की मदद से हुआ है, क्योंकि ईस्ट जो होगी फर्मेंटिंग फंजाई है या फर्मेंटिंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ये प्रोसेस हमें ये बता रहा है कि बेटा जी जहां कहीं भी फर्मेंटेशन होगा वहां पे क्या बनेगा, अगर वो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, ईस्ट वहां पे है, तो क्या बनेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे, दिस इज द एक्टिविटी। यानी जहां कहीं पे भी ग्लूकोज को एनएरोबिकली बर्न किया जाएगा तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है जी, लर्न करेंगे, इसको देखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। चलिए बेटा जी अब स्टार्ट करते हैं रेस्पायरेशन। लेकिन रेस्पायरेशन को समझने से पहले फिर से एक बार काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ब्रीदिंग को पढ़ ले। ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन दोनों अलग अलग फिनोमिनन है। ब्रीदिंग इज सिंपली इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यह एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम क्या लेंगे, सांस में ऑक्सीजन लेंगे, बाहर निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। फिर से एक बार बता दिया, ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन गैस को हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड बाहर निकालते हैं फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग।
रेस्पिरेशन पूरा एक अलग फिनोमिनन है जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था या डाइजेशन में क्या पढ़ा था, तो बोलेंगे सर डाइजेशन में हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड टूटता है सिंपल फूड में टूट जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा जी डाइजेशन। फिर ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है या सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड होता है ये आपके ब्लड में जाएगा, तो जब ये ब्लड में चला जाता था तो एब्जॉर्प्शन बोलते थे। फिर ये ब्लड से होते हुए सेल के पास में चला जाता था तो सेल उसको यूटिलाइज करती थी, क्या बोलते थे बेटा, एसिमिलेशन करते थे। ये प्रोसेस मैं यहाँ दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे रेस्पिरेशन पढ़ाना है, क्योंकि रेस्पिरेशन में भी क्या होता है वहां भी ब्रेक डाउन होगा, वहां भी सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो वहां पे भी कुछ सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होगा, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑब्सेंट में है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन वहां कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये डिफिकल्टी या कंफ्यूजन ना रहे कि जो चीज कहाँ टूट रही है आपके डाइजेशन में वहां भी टूट रही है, नहीं नहीं, यहाँ पे क्या टूटेगा इसको देखेंगे ध्यान से। देखिए, कॉम्प्लेक्स फूड, सपोज करिए जो हम फूड खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है, जिसका एग्जांपल मैंने दे दिया पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड एक क्या बेटा जी, कॉम्प्लेक्स फूड है। जब ये ब्रोकन डाउन, ये ब्रोक करेगा, टूटेगा सिंपल फूड में, तो सिंपल फूड मतलब ये पॉलीसेकेराइड किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। किस में टूटेगा बेटा जी, ग्लूकोज में। तो जहां पे बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, जैसे इतना बड़ा प्रोडक्ट है, ठीक है, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में टूट गया, तो इसको बोलते हैं बेटा जी डाइजेशन, जहां पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया पॉलीसेकेराइड, देखेंगे पॉलीसेकेराइड एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ब्रोकन डाउन, ब्रोक करके किसमें टूट गया, किसमें बेटा जी, सिंपल आपका फूड में, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लूकोज। ग्लूकोज में टूट गया। अब क्या होगा बेटा, ये जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, ये जो सिंपल फूड है, इट कैन बी एब्जॉर्ब। ये जो सिंपल फूड है इसका क्या हो सकता है, इसको आसानी से ब्लड वेसल्स के अंदर में घुसाया जा सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो देखिए एक्चुअली में क्या जा रहा है ब्लड वेसल में, तो ब्लड वेसल में जा क्या रहा है बेटा जी, सिंपल फूड, कौन सा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज गया ब्लड में, जैसे ही ग्लूकोज या सिंपल फूड या एब्जॉर्बेबल फूड ब्लड में जाता है, तो ब्लड जब टेक करेगा आपका ग्लूकोज को या सिंपल फूड को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। फिर ये बेटा जी ये ब्लड से होते हुए कहां पहुंचेगा, सेल, सेल का न्यूक्लियस दिखा दिया। तो ये जो ग्लूकोज है, जो सिंपलेस्ट फूड है, वो अब आपका कहां पहुंच गया है, सिंपल फूड जो है वो आपके सेल के अंदर में पहुंच गया है। तो बेटा सेल इसको यूटिलाइज करेगी कि नहीं करेगी, तो द प्रोसेस थ्रू विच सेल यूटिलाइजेस दैट सिंपल फूड, वो सिंपल फूड को ग्लूकोज यूटिलाइज करेगी, उसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा जी क्या, एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। इसने इसको ले लिया। अब बताइए हर सेल के पास में बाहर से क्या आएगा, बाहर से क्या आएगा, कोई भी सेल जब सांस लेंगे तो अंदर क्या जा रहा है, ऑक्सीजन। तो वही ऑक्सीजन इस सेल के पास आया, ऑक्सीजन आया कहां से, फ्रॉम एयर। तो इस सेल के पास में, इस सेल के अंदर थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, देखता हूं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लिया। जैसे ये सेल है हमारी, सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है जी। यहां पे मैंने लिख दिया कौन सा प्रोसेस है, एसिमिलेशन। यहां पे ब्लड से आपके पास में आ गया क्या बेटा जी, ग्लूकोज, यानी दिस सिंपल फूड कैन बी टेकन अप बाय द सेल, और सेल जब उसको यूटिलाइज करता है इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और यही सेल जब रेस्पायर करेगी या सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, सिंपली अगर क्या करेगी, गैसियस एक्सचेंज करेगी, तो इसके अंदर क्या आएगा, एयर से आएगा ऑक्सीजन। अब देखिए ये ग्लूकोज
जब ग्लूकोज का रिएक्शन होगा किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, देखिए विजिबल है कि नहीं बेटा, ओके विजिबल है। तो ये जब ग्लूकोज जो है ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में, जो कि ऑक्सीजन आ रहा है ब्रीदिंग के टाइम में, तो ग्लूकोज व्हेन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है, ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट जो बनाएगा इसी सेल के अंदर ही बनाएगा, ये बनाएगा बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड, तो थोड़ा मैं मिटा देता हूं, ये बनाएगा H2O और आपका बनाएगा एनर्जी, क्या देगा बेटा जी, एनर्जी। तो सिंपल सा प्रोसेस है रेस्पायरेशन, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा जी क्या, रेस्पायरेशन, जहां पे सेल के अंदर में, थोड़ा मैं इसको मॉडिफाई करके बना देता हूं जैसे आपको आसानी से समझ में आए। देखिए यहां से आ रहा है, ब्लड से आया ग्लूकोज, एयर से आया ऑक्सीजन, एयर से आया ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें गई किसके पास, सेल के पास, सेल ने इसको यूटिलाइज किया और सेल ने तीन चीजें प्रोड्यूस की, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, सॉरी H2O और प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, ठीक है। तो इसी सिंपल प्रोसेस को बोला जाता है बेटा जी क्या, रेस्पायरेशन, जहां पे जो सिंपल फूड हमें ऑब्टेन्ड हुआ है या एसिमिलेटेड फूड, क्योंकि ये सेल के अंदर में है ग्लूकोज, तो एसिमिलेटेड फूड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, तो जो एसिमिलेटेड फूड है वो क्या होगा बेटा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर ही में आ रहा है, ग्लूकोज क्या है सेल के अंदर में पहुंचेगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेटेड फूड, क्योंकि ये एसिमिलेशन हो रहा है। एसिमिलेटेड फूड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये जो सिंपल फूड है एसिमिलेटेड फूड है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा में एनर्जी। तो रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे बायोमोलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी, क्या ऑब्टेन करता है बेटा, एनर्जी, एंड दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज फॉर डूइंग आवर डे टू डे वर्क। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाता है, ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, इस कंप्लीट प्रोसेस को ही बोलते हैं बेटा जी रेस्पायरेशन, क्या बोलेंगे, जहां पे एसिमिलेटेड फूड, यानी कि ग्लूकोज सिंपली ग्लूकोज ही होता है, एसिमिलेटेड फूड किसके साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन के साथ में, तो कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ एसिमिलेटेड फूड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, then it will form carbon dioxide, it will form H2O and some amount of energy will be released, then a process in which assimilated food is oxidized, or simply we can say that the biomolecules are oxidized। ग्लूकोज ही नहीं होता है, देखिए आपके एनसीईआरटी में ग्लूकोज ही दे रखा है, लेकिन अमाइनो एसिड कई जगह आपका और भी सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, फैट, कुछ ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ग्लूकोज है क्या बेसिकली, एक है ये कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ केवल कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन दिखा रखा है। तो सिंपली अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज इन ऑर्डर टू गिव, क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो जिस प्रोसेस में आपको एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है उसी को बोलते हैं बेटा जी क्या, रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे जो ये फूड है जो आपका रेस्पायर हो रहा है कौन सा फूड है, एसिमिलेटेड फूड, ये वाला थोड़ी ना है। तो समझ में आया डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूट जाए उसको बोलते हैं डाइजेशन। फिर ये जो ग्लूकोज जो बना है ये ब्लड और लिम्फ में जाएगा, उसको बोल दिया एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन के बाद ये सेल के पास पहुंचेगा तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी जो जो खाना पहुंच चुका है सेल के पास में वो थोड़ा और डिग्रेड होगा, थोड़ा और ज्यादा डिग्रेड होगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन। थोड़ा और डिग्रेड होगा तो एनर्जी देगा, तो एनर्जी गिविंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज, बेसिकली यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है किसका, एसिमिलेटेड फूड का। सो और सिंपली वी कैन से दैट द ग्लूकोज, सो व्हेन द ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ग्लूकोज जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में तो ये गिव करता है बहुत सारे गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। एंड एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में होती है जो हम पढ़ने वाले हैं। सॉरी, क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वी हैव जस्ट स्टडीड दैट डाइजेस्टेड फूड इज assimilated into the body of all living organism. The assimilated food is used mainly for two purpose. तो जो assimilated food है जैसे ग्लूकोज है, इससे आपको क्या मिल रही है, एनर्जी। क्या मिलेगी, पहली एनर्जी। assimilated food used as a fuel, फ्यूल की तरह। देखिए ये फ्यूल है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या मिल रहा है, एनर्जी। बेटा जी अगर गाड़ी है, गाड़ी में आप तेल डालोगे तभी तो चलेगी, तो ये है तेल, ये किसके साथ कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ में, तो गाड़ी ढरक गई, एनर्जी ऑब्टेन्ड दे गई। सो एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो ये एनर्जी जो ऑब्टेन करते हैं ये बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस में भी मदद करेगी। बाकी सारे प्रोसेसेस जो होंगे, आपका डाइजेशन, आपका एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, सारी चीजों में मदद करेगी। एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर ग्रोथ। बेटा जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो एनर्जी मिलेगी। अब ये एनर्जी मिलेगी तभी क्या होगा बेटा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे। जैसे प्रोटीन बनाना है तो अमाइनो एसिड्स पास पास में आएंगे, तो छोटे छोटे अमाइनो एसिड को पास में लाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। कोई इधर है, कोई इधर है, कोई उधर है, सबको पकड़ के एक जगह ले आओगे, कंबाइन करोगे तो एनर्जी चाहिए कि नहीं, तो एनर्जी चाहिए तभी तो प्रोटीन बनेगा। अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो बेटा ये प्रोटीन बन रहा है उसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी। तो ये प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक करता है जो ग्रोथ में मदद करता है, यानी कि एसिमिलेटेड फूड आपका ग्रोथ और रिपेयर में भी मदद करेगा। तो ध्यान रखिएगा एसिमिलेटेड फूड जो होगा वो किसकी तरह काम करता है, फ्यूल की तरह। फ्यूल की तरह यानी ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज किसकी तरह काम कर रहा है, फ्यूल की तरह, क्योंकि यही ग्लूकोज आपको क्या देगा, एनर्जी। तो एसिमिलेटेड फूड को मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपकी लैंग्वेज में, ग्लूकोज इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू गेट एनर्जी। देखिए ग्लूकोज कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी ऑब्टेन हो रही है। दूसरा एसिमिलेटेड फूड यानी कि ग्लूकोज इज यूज्ड एज ए मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। तो ये बेटा कहीं पे चोट लग गई तो वहां सेल्स को रिपेयर करना है, उसमें भी मदद करती है कौन बेटा, आपका एसिमिलेट। यही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और आपको एनर्जी मिलेगी रिपेयर के लिए। सो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। चलिए बेटा जी कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। हाउ डू वी डिफाइन द रेस्पिरेशन। तो दो डेफिनेशन है, जो याद हो जाए आप याद कर लीजिएगा, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। देखिए पहला बेटा रेस्पिरेशन, कह रहे रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है बेटा लिविंग मॉलिक्यूल्स। जो लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर में पाए जाते हैं वो होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, कोई भी हो, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स कोई भी हो बेटा जी, ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स होंगे। तो कह रहे हैं रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच बायोमोलिक्यूल्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन कोई भी हो। सो बायोमोलिक्यूल्स में आप कोई भी ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, एक्सेट्रा, कोई भी बायोमोलिक्यूल हो वो ऑक्सीडाइज होंगे विद इन द सेल। कहाँ होगा बेटा, अभी बनाया था सेल, सेल के अंदर में ग्लूकोज था, ऑक्सीजन भी आया था सेल के अंदर में, तो सेल के अंदर में ये ऑक्सीडाइज होंगे एंड दे प्रोवाइड एनर्जी। और क्या देंगे, एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट के फॉर्म में। यहां पे दिखा भी दिया है
जैसे ग्लूकोज है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दोनों कहाँ बेटा, सेल के अंदर में आए, ठीक, सेल के अंदर में क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इस प्रोसेस को बोला जाता है, क्योंकि ग्लूकोज भी क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है, तो यहाँ बायोमोलिक्यूल का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो किसी को रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, एनी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ बायोमोलिक्यूल है भैया, ग्लूकोज है क्या, ग्लूकोज एक बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ में, यानी इस बायोमोलिक्यूल को क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी। तो इस प्रोसेस को ही बोलेंगे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच biomolecules are oxidized within the cell and they provide energy in the form of ATP। इस प्रोसेस को बोलेंगे आपका रेस्पायरेशन। या दूसरे टर्म में कभी कभार आप डिफाइन करेंगे, द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज। देखिए, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6 थ्रू ऑक्सीडेशन। यानी यहां भी हम ग्लूकोज के साथ में क्या जोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो क्या देता है, एनर्जी। इस बात को ध्यान रखिएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो बाहर क्या निकालेगा, एनर्जी लिबरेट करेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा। और जब बॉन्ड फॉर्म होता है, छोटे छोटे बॉन्ड फॉर्म होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, नया बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड जहां फॉर्म होगा वो एनर्जी लेगा, इट विल टेक, तो अंदर की तरफ लेगा, एनर्जी लेगा। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी देगा, वो बाहर निकालेगा। तो जब कहीं भी किसी भी जगह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे बेटा, वहां पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना, बाहर निकल रही है। लेकिन जब बॉन्ड फॉर्म होता है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो एनर्जी लेगा, रिक्वायर्ड होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे, जहां पे एनर्जी ले रहे हैं ना, ले रहे हैं तो एंडोथर्मिक ले रहे हैं, जब बाहर निकाल रहे हैं तो एक्सोथर्मिक। तो कहीं पे भी याद रखिएगा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तो एनर्जी क्या हो रही होगी, ले रहा होगा, सॉरी एनर्जी वो दे रहा होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कहीं पे बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, नीचे की तरफ मतलब लेगा, ये एक प्रोसेस होगा, कौन सा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है। अब ये जो बात कह रहा है इस पे आइए, कह रहा है द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज थ्रू ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। वही सेम बातें हैं, बस स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा था, सीरेबल बॉन्ड OH OH H H OH OH H OH H CH2OH। जब आप इसको काउंट करेंगे, ये स्ट्रक्चर है आपके बेटा ग्लूकोज का 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, ग्लूकोज का। तो अगर आप देखेंगे इस बात को, कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहां देखिए ये कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन के बीच में क्या हो, ये बॉन्ड दिख रहा है, फिर ये वाला कार्बन इसके साथ में दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, फिर ये वाला इस कार्बन के साथ में ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला इसके साथ, ये वाला, बहुत सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन होगा, कितने, देख बेटा C6H12O6 स्ट्रक्चर है, तो उतना ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लीजिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ये है पूरा ग्लूकोज, ग्लूकोज का यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, C6H12O6। जरा देखता हूं विजिबल है कि नहीं है, या विजिबल है,
चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ओके, ठीक है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो स्ट्रक्चर है किसका बेटा जी, आपके ग्लूकोज का, बहुत सारे कार्बन 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 बॉन्ड, ये जब कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ में, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकअप होगा। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो जब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अभी मैंने बोला ब्रेक होगा तो क्या देगा जी, एनर्जी। क्या देगा, एनर्जी। तो देखिए ये इन द प्रेजेंस ऑफ, देखिए कह रहा था ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज थ्रू ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस से ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। अब क्या बनेगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और आपका रिलीज होगा क्या बेटा जी, एनर्जी। क्या रिलीज होगा, एनर्जी। सो ये भी रेस्पिरेशन कहलाता है, जहां पे द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये ब्रेक कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और आपको जो एनर्जी मिल रही है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा जी रेस्पिरेशन। क्लियर है। इसके बाद में जैसा कि मैंने बोला, केवल आपका ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन नहीं होता है, कुछ और भी मॉलिक्यूल्स है जिनका रेस्पिरेशन हो सकता है। जैसे कि यहां देखेंगे, देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारे क्या बेटा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, यानी ये रेस्पिरेशन में मदद करेंगे। इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो इनका क्या होगा, रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इन सब का ब्रेकडाउन होगा और आपको मिलेगी एनर्जी। तो केवल कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन नहीं होता है, आपका प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, ये चीजें भी ब्रेकडाउन करती हैं, तो आपको कंसिडरेबल अमाउंट में कुछ एटीपी देती हैं। ठीक है, लेकिन आपके कोर्स में केवल है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वाला, जहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ये चीजें आपको मिलेंगी। तो याद रखना है, द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद इन द सेल लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। वहां से आपको बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी रेस्पिरेशन। तो सिंपल सा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जहां हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी एसिमिलेटेड फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। तो एनर्जी ऑब्टेनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। केवल कार्बोहाइड्रेट से रेस्पिरेशन नहीं किया जा सकता, और भी चीजें जिनका रेस्पिरेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, इनका भी ब्रेकडाउन होगा या रेस्पिरेशन होगा, तो हमें एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। नोट डाउन कर लेंगे, दीज आर द डेफिनेशंस। चलिए बेटा जी, अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली जो रेस्पिरेशन होता है ये 2 प्रकार का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जहां ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, और जहां पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होगी, जहां ऑक्सीजन नहीं होगा। तो बेटा पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा मोड ऑफ रेस्पिरेशन है जो कि बेसिकली एक सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो कि केवल और केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। सो उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन which takes place in presence of oxygen। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हो रहा है रेस्पिरेशन, उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉमन इन ऑल प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स में, एंड हायर एनिमल्स में, जैसे कि हम लोग हो गए, ह्यूमन, मैमल्स, बर्ड्स, इनके अंदर में एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एरोबिक। सेकेंड दैट इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी वह रेस्पिरेशन जो जहां पे ऑक्सीजन
नहीं होगा, एकदम absent होगा. So anaerobic respiration is a type of cellular respiration in which there is an absence of oxygen which takes place in absence of oxygen. यानी यहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन absent होगा. अगर ऑक्सीजन के absence में respiration हो रहा है तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. इस प्रकार का रेस्पिरेशन आपको देखने को मिल सकता है कुछ बैक्टीरिया में, लोअर ऑर्गेनिज्म में. बेसिकली अगर ध्यान रखेंगे, फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट में. हायर ऑर्गेनिज्म अगर बोले तो एरोबिक रेस्पिरेशन, लोअर ऑर्गेनिज्म बोले तो क्या होगा बेटा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि बैक्टीरिया और ईस्ट में. सो आज के लिए इतना रहने देते हैं. तो बेटा ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका रेस्पिरेशन का, जो आपका एक एक लाइन एनसीईआरटी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जो आपके दे रखा है, आपके पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है. हर एक चीज को, हर एक पहलू को समझाने की कोशिश करता हूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को बढ़ाते रहें और शेयर करते रहें दबा के. थैंक यू ऑल.